हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली 10 का डोज। ये क्या है भाई? इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे जेई के PY के क्वेश्चंस। और जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था, बट कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर उसको हिंदी में भी आप उसको डिस्कस कीजिए। देखिए, मेरा जो मीडियम डिस्कशन का रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा, ताकि सारे बच्चे एक साथ जो है कवर हो जाए। मैं चाहूँगा भाई कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और बाईलिंगुअल में जो है क्वेश्चंस और जो आंसर होते हैं अभी नहीं, बट उसको मैं नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा मैं इस पर कंटिन्यूटी रखूँगा, तो कोशिश करूँगा कि मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहे, ताकि सबके लिए ये कवर हो जाए। बट अब डिस्कशन सुनना, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं मैक्सिमम जो हिंदी वाले टर्म्स है वही यूज़ करूँगा। तो इसमें हम लोग आज का जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का पोर्शन। ये जनरल साइंस का पोर्शन के जो PYQ रहेंगे आपके रेलवे के 2019 का PYQ देखने को मिलेगा रेलवे जेई का। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो क्या रहता है। और हम लोग अल्टरनेट डे, जैसे कि फर्स्ट डे में अगर हम लोगों ने GK लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया, तो लेक्चर 2 में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या आपका डिस्कस करूँगा जनरल साइंस। इस तरह फिर लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे GK। तो अल्टरनेट डे में इस तरह से हम लोग जब 10 लेक्चर हमारी कंप्लीट हो चुकी रहेगी, तो फिर मैं एक आपका टेस्ट लूँगा। इन क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रहती है, ताकि आपको लगेगा कि 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। तो जब 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो जो 11th लेक्चर रहेगा ये टेस्ट का रहेगा। इससे ये समझ में आएगा भाई कि कितनी आप ईमानदारी से लेक्चर को सुनते हो। तो चलिए हम लोग लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग। मतलब भाई इन सभी ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। तो आपको भी समझ में आना चाहिए बिल्डिंग डैमेज कैसे होगा भाई। या तो कोई बिल्डिंग को क्या करे, कोई भी एक्सप्लोजिव डायनामाइट वगैरह लगा के उड़ा दो, ठीक है। या तो फिर कोई बिल्डिंग में मान लो वाइब्रेशन अगर आ गया तो उससे भी हो सकता है। या तो बहुत ज़्यादा शॉक वेव्स जो प्रोड्यूस होती है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के कारण, उसके कारण भी आपकी बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। तो इन सब में से क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा C होगा। अब समझते हैं कि भाई ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या है। देखो, जो सुपरसोनिक स्पीड होती है ना, ये डिस्क्राइब किया जाता है मैक नंबर की हेल्प से। सुपरसोनिक अलग अलग, जैसे कि मान लो एरोप्लेन जो है उड़ रही है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो सबकी एक अपनी अलग अलग स्पीड होती है। और उस स्पीड के अकॉर्डिंग जो होती है हम लोग अलग अलग वेलोसिटीज़ को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से सोनिक स्पीड होते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ताकि इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो ये क्या है भाई, देखो कि सुपरसोनिक स्पीड होता है, ये डिस्क्राइब किया जाता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड। तो अगर मैक नंबर लेस देन 1 है तो उसको हम लोग सबसोनिक बोल देंगे। अगर इक्वल टू 1 है तो उसको ट्रांसोनिक बोलेंगे। सुपरसोनिक कब होगा? जब ग्रेटर देन 1 होगा। और हाइपरसोनिक कब होगा? जब ग्रेटर देन 5 होगा। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके कारण बिल्डिंग जो हमारा डैमेज हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। मतलब जो शॉक वेव प्रोड्यूस किया जा रहा है एयरक्राफ्ट के द्वारा। कौन सा एयरक्राफ्ट? सुपरसोनिक। तो जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो गया, तो अगर आपको मैक नंबर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए ये ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन 5 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड। मतलब कि डेफिशिएंसी का मतलब था कमी, कि प्रोटीन में कमी के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है। पेलगेरिया है, ठीक है, बेरी क्वासिकोर और रिकेट्स। तो क्वासिकोर एक ऐसा बीमारी होती है, इसका रीज़न देखो क्या है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ है क्या। ये किस में होती है? अधिकतर बच्चों में ही होती है। जब 5 वर्ष की आयु के आसपास की उम्र में जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कारण जो होती है, दुनिया भर में भूखमरी और गरीबी से पीड़ित क्षेत्रों में जो है ये बहुत ही गंभीर देखा जाता है। इसमें प्रोटीन के कारण जो है ये कुपोषण वाली बीमारी आती है, जिसमें क्या सूजन मतलब जो बच्चे जो होते हैं ना, देखना उनका पैर हो या पेट हो, उनका हेल्थ के अकॉर्डिंग उनके जो वो सारे पार्ट से बहुत ही ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसी बीमारी को बोला जाता है कि बच्चों में जो प्रोटीन के कारण जो बीमारी फैलती है उसको क्या बोलेंगे? क्वासिकोर बोलेंगे, ठीक है। बेरी क्या होती है? विटामिन B1 की अगर कमी हो जाएगा तो बेरी रोग जो है ये आपका क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और रिकेट्स जो होती है कौन सी विटामिन के कारण क्रिएट होगी? रिकेट्स जो होती है ये विटामिन D के कारण ये रिकेट्स वाली बीमारी आएगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखो, विच वर्ड विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन बिलो। क्या रिलेशनशिप है?
वॉल्यूम जो होता है उसको रेट किया इन लोगों ने लीटर से, तो लेंथ का क्या होगा, वॉल्यूम की यूनिट होगी लीटर, ठीक है। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना लिखते हो, मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो यहाँ उसी तरीके से हमें पता लेंथ जो होती है एक डिस्टेंस है, तो इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, मीटर होगी। तो ये स्लाइड अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देखो ये आपको पता होना चाहिए सारे। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन पूछा भी जाता है हर एग्ज़ाम में कि ये सारे आपके जो है 7 बेस वाले ऐसा यूनिट होते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, इसकी यूनिट मीटर हो गई, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट उसका हो गया आपका एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला। और ये सारे आपका डिराइव्ड यूनिट्स होगी। फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, ठीक है। सिंबल इसका ये हो गया, साइकिल पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, फोर्स हो गया न्यूटन, उसको सिंबल, ये आपका सिंबल हो गया। और इसको हम लोग जब आप देखोगे फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब इसको आप पूरा कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से इस तरह से निकल के आएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर का पास्कल हो गया, और पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है पास्कल, 10⁵ पास्कल होता है, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि एनर्जी का हो गया जूल, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। पावर का हो गया वॉट, इसको जूल पर सेकंड लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का हो गया कूलम, ठीक है। एम्पियर सेकंड हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट लिखते हैं, ठीक है, वर्क पर एम्पियर। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉट पर एम्पियर है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। सेल्सियस टेम्परेचर, ये आपका डिग्री सेल्सियस, या तो इसको हम लोग केल्विन भी बोलते हैं ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सारे कुछ प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। ये प्रीफिक्स क्या है, इसमें भी देखना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहीं कहीं देखते हो ना कि 1 मेगा इक्वल क्या लिखते हो, 10⁶। 1 गीगा इक्वल क्या होगा, 10⁹। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, उसके नीचे भी होता है फेम्टो, येट्टो, ठीक है। तो ये 10⁻12 होता है। मेगा 10⁻6 को बोलेंगे, किलो 10⁻3 को बोलेंगे, हेक्टो 10⁻2 को बोलेंगे, डेका 10⁻1 को बोलेंगे, डेसी 10⁻−1 हो गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 10 के रेंज में ये कैसे चेंज होते हैं। क्लियर हो गया। तो चलो, तो क्वेश्चन तो ये आपको समझ में आ गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मीटर। और थोड़ा कुछ बेसिक इसमें देखते हैं यूनिट्स जो आपको कन्वर्जन में याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। बस ये यूनिट का कन्वर्जन, इसको आप नोट करके रख लेना, ठीक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई लेक्चर हेल्पफुल है, तो इसको आप लाइक भी करो देखने के साथ, ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो डैश इज़ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब इस तरह से एक रोड रहेगा जिसकी क्रॉस सेक्शन जो होती है, एरिया जो है ए है, लेंथ जो है एल दिया हुआ है, और उसकी जो रेजिस्टिविटी है रो है। तो कौन सा ऐसा फिजिकल सब्सटेंस है जो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब आर के बराबर हो जाएगा, कब, जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो जाएगा और आपकी जो एरिया है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। एल को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ दी इस रोड की, रो हो गया रेजिस्टिविटी। तो जब आप एल को 1 रखोगे, ए को 1 रखोगे, तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, रो मिलेगा। तो ये जो निकल के आएगा, ये रेजिस्टिविटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जब लेंथ को 1 मीटर एंड एरिया को 1 स्क्वायर मीटर रखोगे तो आपको आर इक्वल टू रो मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट करके रख लेना, ठीक है। चलो, ये सारे क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ 2 रजिस्टर्स ऑफ ईच 2 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो थोड़ा ये स्लाइड हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे कि भाई क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये है सीरीज कनेक्शन, ठीक है, ये है पैरेलल कनेक्शन। कैसे पता चलेगा कि देखो इसमें करंट जो होगी भैया सेम रहेगी, बट पैरेलल में देखो हर एक रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है इसमें करंट जो है बढ़ जाती है, और इसमें वोल्टेज जो होगा R1 R2 R3 रजिस्टर में ये ऐड होते हैं, बट पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज इक्वल होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। और आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है सीरीज के कंडीशन में तो सिंपली हम लोग नॉर्मल ऐड कर देंगे, बट अगर पैरेलल कंडीशन है, ठीक है, समांतर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट ओपन इक्वल टू 1/R1 + 1/R2।
तो ये थोड़ा डिफरेंस था, समझ में आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चंस क्या पूछा गया था भाई कि सारे जो पैरेलल में यहाँ पर कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन और रेजिस्टेंस का कितना दिया हुआ है 2 ओम। तो अब यहाँ से हम लोग आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे ना तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2। तो ये 1/2 कितना होगा 1/2 ये आपका हाफ है ना, तो ये टोटल मिलके 1 बना देगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से देखना 1 निकल के आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज का कंडीशन में वोल्टेज जो होता है ऐड होता है और समांतर का केस में आपके ये इक्वल होते हैं। करंट इसमें जो होता है इक्वल होगा, इसमें करंट ऐड होगा, और रेजिस्टेंस का जो है सीरीज में नॉर्मल ऐड कर देंगे, ठीक है, और पैरेलल में इसको 1 करके ऐड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलेंगे, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 को बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं क्या ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो आपका कैल्शियम मतलब जो ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो ये एक तरह का आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे देखो क्वेश्चंस का लेवल यार किस तरीके से आते हैं, मतलब इतना इजी रहता है कि अगर आपको पता रहेगा भाई लेवल इस तरह का जनरल साइंस में आ रहे हैं तो आराम से सिर्फ रीजनिंग प्लस मैथ्स में अगर आप फोकस करोगे तो एक अच्छा खासा CBT 1 में नंबर ला सकते हो, चाहे वो रेलवे जेई का हो चाहे आपका ALP हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड ऐड रहेंगे। तो ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये जो होती है इसमें सिंगल बॉन्ड होती है, इसमें डबल बॉन्ड होती है। तो देखो इसमें सिंगल डबल बॉन्ड वाले में 2 है, एक होती है एल्किन एक एल्काइन, इसमें सिर्फ एल्केन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन के लिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CnH2n एल्किन के लिए, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। तो इसका जो आपका एल्केन वाला अगर आप रखोगे N क्या होता है, तो देखो नंबर ऑफ यहाँ पे आप एलिमेंट्स जो होते हैं कार्बन के या हाइड्रोजन के वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे N=1 रखेंगे तो C1, ठीक है, ये H4, तो CH4 को हम लोग क्या बोले मीथेन बोलते हैं। तो इससे समझ में आ गया होगा कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड, उसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होंगे, एल्किन और एल्काइन होंगे। क्लियर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर का, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के से पहले कुछ ऐसे आपके नेम होते हैं विटामिन के जिसके कारण कुछ बीमारी जो होती है क्या क्या होती है उसको जान लो, जो हर एग्जाम में इस स्लाइड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट विटामिन ए की बात करूँगा, डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन सी। बाकी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखा हूँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेशनल, या तो आपको बोलते हैं इसको कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। तो रेशनल इसका फेमस नेम है। तो इसका कारण जो बीमारी होती है डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब विटामिन ए अगर किसी इंसान में कमी रहेगी किसी इंसान को तो उसके कारण नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आएगी। याद रखना विटामिन ए के कारण क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी के कारण क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम होगा कैल्सीफोरल, एंड डेफिशिएंसी के कारण जो होगा रिकेट्स होगा, ठीक है। विटामिन ई के कारण इनफर्टिलिटी हो जाएगा और इसका केमिकल नेम टोकोफेरल्स। विटामिन के कारण इसका जो केमिकल नेम है फिलोक्योनोन, ठीक है, और नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड मतलब अगर किसी इंसान में विटामिन के की कमी है, विटामिन के उसके बॉडी में नहीं है, तो मान लो सपोज आपके बॉडी में कहीं से कट हो गया तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, निकलना। तो भाई ब्लड निकलना बंद कब होता है, जब जिस जगह से ब्लड निकल रहा है वहाँ पे क्लोटिंग हो जाए, ब्लड जम जाएगा। लेकिन विटामिन के की अगर कमी रहेगी तो ब्लड जमेगा ही नहीं, पूरा बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसलिए विटामिन के होना आपके बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। और विटामिन B1 का केमिकल नेम है आपका थायमिन, जिसके कारण बेरी होता है, और विटामिन सी से स्कर्वी। तो ये सारे स्लाइड को आप नोट कर लेना, क्योंकि जो भी मैं डिस्कस करता हूँ उसको एक जगह नोट्स करके रखना, नोट बना के। और जब आपका 11th लेक्चर जो रहेगा वो आपका टेस्ट वाला रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या पूछा गया था आपको, यहाँ पे आप समझ में आने वाला है। पूछा गया था कि द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के, तो ये क्या था, ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के जो होता है ब्लड को जमने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो ये मतलब ब्लड को जमने ही नहीं देगा। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डैश इज़ द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज़ ट्रांसमिटेड। तो सबसे पहले थोड़ा साउंड के बारे में समझते हैं भाई, ये है क्या चीज़, ठीक है।
ताकि वो सारा चीज़ आपको कुछ यहाँ से और भी क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो क्लियर हो जाएगा। साउंड एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती है, और जो साउंड होगी ना, इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलेंगे। हवा में रहेगा तो एयर का मोलिकुल्स रहेगा, किसी सॉलिड बॉडी में रहेगा तो उसमें उस बॉडी का मोलिकुल्स रहेंगे, ठीक है। और अगर लिक्विड में रहेगा तो उस लिक्विड के मोलिकुल्स रहेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं, इसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ऑडिबल होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साउंड वेव। मतलब ऑडिबल मतलब उसको हम लोग सुन सकते हैं। अगर वो लेस देन 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आपको पास है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक में आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि जो साउंड वेव होती है ये एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे लाइट हो गया, लाइट को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा, और इस स्लाइड को आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया था क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, इज़ द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो भैया ये कोई मीडियम होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर 9 का हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। देखो आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियड्स होते हैं और आपके यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। तो मास नंबर ड्यूटेरियम का पूछा गया, लेकिन इसके पहले आपको कुछ बेसिक पता रहेगा तभी जाके ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो उस बेसिक को बताने से पहले हम लोग कुछ यहाँ पे देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता होगा कि कोई भी मैटर जो होता है, कोई भी पदार्थ अगर बनता है तो उसमें सबसे छोटा पार्ट हम लोग किसको मानते हैं, एटम को मानते हैं। और उस एटम के अंदर भी जब चले जाओगे तो आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा। उस न्यूक्लियस के अंदर में आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और उसके चारों साइड में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो उस न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अगर बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, आपको पता है हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। हीलियम की क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। और इसका अगर मास नंबर की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या। क्लियर है। अगर हम लोग को निकालना मास नंबर, क्या निकालना है हम लोग को, मास नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो मास नंबर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये चीज़ क्या है, डिफरेंट एटॉमिक स्पेसिस। जो आइसोटॉप्स का मतलब होता है दीज हैव सेम एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर जैसे कोई मान लो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो बोल रहा है कि सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब यहाँ जो नंबर दिखते हैं ना आपको हाइड्रोजन के, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मास नंबर जो प्रोटियम के लिए 1 होता है, 2 हो गया ड्यूटेरियम के लिए, और ट्रिटियम के लिए 3 हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हमें कि द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम क्या एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, तो ये 2 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। क्लियर है। चलो सारा क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेते हैं सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज डैमेज टू बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को डैमेज कौन करेगा, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो रहती है, ठीक है। अगर मैक नंबर जो है लेस देन 1 रहेगी तो सबसोनिक, इक्वल टू 1 ट्रांसोनिक, 1 से ज़्यादा रहेगी तो सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा रहेगी तो हाइपरसोनिक रहेगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि अगर मान लो किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी रहेगी तो कौन सी बीमारी होगी, क्वासिकोर होगी, जिसमें बच्चे के पेट फूल जाता है, पैर फूल जाता है। ये एक तरह का कुपोषण होता है, ठीक है। ये बच्चों में देखा जाता है जिसकी आयु 5 वर्ष के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखो इसमें रिलेशनशिप पूछा गया था। तो इसमें आपको 7 बेसिक एसआई यूनिट आपको याद होना चाहिए, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, और ये बाकी सारे आपके डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। इसके आपके यूनिट हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपका प्रीफिक्स हो गया। क्लियर है। और ये आपका हो गया आपका लेंथ कन्वर्जन, 1 किलोमीटर को 10 हेक्टोमीटर, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या देखा कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जब उसका लेंथ 1 मीटर रख देंगे और एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर रख देंगे तो जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो वो हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें हम लोगों ने देखा कि सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन में डिफरेंस क्या होती है। वोल्टेज जो होती है सीरीज का केस में ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में सेम होगा। करंट यहाँ पे इक्वल होती है, बट यहाँ पे करंट जो होती है हर एक ब्रांच में अलग अलग जाएगी। यहाँ पे देखो एक करंट एक ही जगह दौड़ते रहेगी, ठीक है, इसलिए सीरीज में करंट इक्वल होती है। रेजिस्टेंस का जो होता है इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था 1R इक्विवेलेंट, तो 1/R1 प्लस 1/R2 किया, दोनों का 2 ओम करके था, तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसको जब आप R इक्विवेलेंट निकालोगे तो यहाँ से 1 निकल के आएगा, इसलिए इसका आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि जो नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर हम लोग देखा कि जो इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जिनको हम लोग एल्केन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्केन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिससे मीथेन हो गया। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन हो गया आपका CnH2n एंड एल्काइन हो गया CnH2n-2। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि विटामिन के कारण कौन सी बीमारी, मतलब मेन फंक्शन इसमें क्या होता है विटामिन के का, तो ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ये ब्लड को जमने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो वो भाई ब्लड को जमने नहीं देगा। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बताया कि विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, विटामिन के की कमी के कारण नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, और विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होती है, और विटामिन सी की कमी के कारण बेरी होती है। सॉरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, इसका केमिकल नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके विटामिन और उसका डेफिशिएंसी के कारण क्या डिजीज़ होती है और केमिकल नेम, इसको आपको नोट्स में लिख के रखना है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई जो साउंड होती है उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, और ये एक तरह का मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है तो उसको हम लोग इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होगी तो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलेंगे। क्लियर है। और साउंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी ना, सॉलिड में होगी, और ये वैक्यूम में ट्रेवल जो है नहीं कर सकता। वैक्यूम मतलब निर्वात। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा था कि द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम, तो भाई एक आइसोटोप, एक ऐसा टर्म्स होता है जिसमें क्या बोलेगा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम के केस में मास नंबर 2 था। ये 10 क्वेश्चन हो गए जनरल साइंस के। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जाके फिर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर 3 रहेगा उसमें हम लोग जीके डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के PYQ रहेंगे, जो आपको रेलवे JEE ALP एंड टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।